हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 मूल विधि। ठीक है, इसमें एक या दो क्वेश्चन पूछते हैं हमारी यूपीएसआई में। टोटल मूल विधि से 6 या 8 क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिसमें ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम से एक या दो पूछते हैं। तो इसमें हम एक पार्ट में देख चुके हैं क्या क्या, इसकी परिभाषा, मतलब 3 धारा देख सकें, परिभाषा और नाम विस्तार और इसके लिए दंड। तो आज धारा 4 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, मतलब 4 में क्या है, धारा के लिए दहेज मांगना है और विज्ञापन करना दोनों मतलब विज्ञापन भी इसका कर सकते हैं, मतलब ये अपराध है संरक्षण के लिए, यानी ये 5 और 6 में है। फिर इसके प्रक्रिया में संज्ञान अधिकारियों की शक्ति, और धारा 9 से 10 क्या है, नियम के बारे में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा 4। धारा 4 क्या है कि दहेज मांगने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता, संरक्षक या नातेदार से दहेज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मांग करता है, तो उसे क्या होगी, तो उससे न्यूनतम 6 माह की सज़ा होगी, यानी जेल होगी, या 2 साल की प्लस जुर्माना होगा 10,000 तक। ठीक है, तो धारा 4 में क्या है, दहेज मांगने के लिए दंड। ठीक, अब धारा 3 क्या है कि दहेज लेना या देना दंड है, लेकिन दहेज मांगने के लिए दंड क्या है, धारा 4 में है। ठीक है, इसके बाद धारा 4A में क्या है, विज्ञापन पर पाबंदी, मतलब कि इसके लिए हम विज्ञापन यानी नहीं कर सकते हैं। यदि प्रचार इसको कहते हैं, कोई अपनी बेटी या बेटे या अन्य नातेदार से विवाह के बदले विज्ञापन द्वारा संपत्ति या धन का अंश देने का वादा नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको भी क्या होगी, न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 5 साल तक सज़ा और 15,000 तक क्या होगा, जुर्माना हो सकता है उसे। ठीक है, अब क्या देखते हैं, धारा 5 क्या है, दहेज के लिए करार यानी कि अग्रीमेंट। धारा 5 है, दहेज लेने या देने सभी करार क्या होंगे, कानूनी रूप से शून्य होंगे। जो धारा क्या है 5 में, दहेज की करार। ठीक है, इसके बाद धारा 6 में क्या है, पत्नी का दहेज का पत्नी या वारिसों के फायदे के लिए होना। यदि दहेज वधू को अलग से कोई अन्य व्यक्ति लेता है, तो उसे धरोहर के रूप में रखा जाएगा। मतलब कि वधू को कोई अगर उसके पापा दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, धरोहर के रूप में रखा जाएगा। यदि महिला मर जाती है या वो छोड़ देगी, तो उसके देखिए महिला को हस्तांतरण, यदि विवाह के समय 3 माह के भीतर यदि कोई आवश्यक है, तो 11 वर्ष के भीतर उसे 3 माह के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो सिंपल बात की जो दहेज मिला रहेगा उस पर पत्नी का या तो फिर उसके वारिस यानी उसके बेटे बेटियों का अधिकार होगा, बस उसके पति का या उसके सास ससुर उसका अधिकार नहीं होगा। ये आर्टिकल 6 में, धारा 6 में है। ठीक है, इसके बाद धारा 6 में क्या है, मृत्यु या दंड, यानी कि जब कोई महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी, या तो उसके संतान को दे दी जाएगी, या तो उसके माता पिता को दे दी जाएगी, लेकिन पति और उसके सास ससुर नहीं रह सकते हैं। इस परिस्थिति में अगर कोई वापस नहीं करता है, तो उसको दंड मिल सकता है, जुर्माना, संपत्ति के बराबर मूल्य उसे क्या देना होगा, उसके माता पिता को देना होगा, जो आर्टिकल 6 में है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 7 क्या है, अपराधों से संज्ञान। यदि कि कोई दहेज ले रहा है या दे रहा है, तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, तो देखिए सुनवाई कौन करेगा, तो महानगर या तो फिर अन्य स्थान पे। उसका सुनवाई कौन करेगा, महानगर में कौन, मेट्रोपोलिटियन यानी कि मजिस्ट्रेट में, या तो अन्य स्थान पे JMFC यानी कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से वहाँ पे क्या की जाएगी, उसकी सुनवाई की जाएगी। और शिकायत कौन कौन कर सकता है कि यहाँ पे दहेज मांगा या दिया जा रहा है, तो पुलिस रिपोर्ट पर या तो अन्य जानकारी पर कोई भी कर सकता है, या तो पीड़ित व्यक्ति, या तो माता पिता, रिश्तेदार, या तो मान्यता प्राप्त कोई संस्था जैसे NGO वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी शिकायत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति परेशान है, वो नहीं जा सकता है, उसको इतना परेशान किया जा सकता है, वो नहीं जा सकता है, तो कोई भी, या तो पुलिस रिपोर्ट पे, या तो अपनी जानकारी आप स्वयं खुद जाके दे सकते हैं। तो पीड़ित व्यक्ति या तो स्वयं उसके माता पिता या रिश्तेदार या मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था यानी कि NGO द्वारा उसकी क्या की जा सकती है, शिकायत करी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है कि अपराध की प्रकृति क्या होती है, संज्ञेय यानी कि बिना पुलिस वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, गंभीर अपराध है, यानी कि संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय होगी। ठीक है, संज्ञेय मतलब कि यहाँ पे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, गैर जमानती जमानत का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद अशमनीय मतलब कोई समझौता कंप्रोमाइज मान्य नहीं होगी, धारा 8 में है, मतलब कि अपराध की प्रकृति। ठीक है,
इसके बाद 2 धारा और बची है, और ये क्या है, धारा 8 का ए, साबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि लागू होता है धारा 3 या धारा 4 के मामलों में। इसमें क्या है, नियम स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी, न तो पीड़ित की। मतलब कि कोर्ट करेगा, ये नहीं कि जो व्यक्ति है वही करेगा, नहीं नहीं हम नहीं लिए, हम नहीं, हम किए, ऐसा बात है, हम ऐसा नहीं किए हैं, आप स्वयं उसके लिए नहीं बोल सकते हैं, बस जो कोर्ट है वही करेगा, ठीक है। मतलब वो भी बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता सकता है, ये नहीं कि एक्यूज देगा कि हम ऐसा किए इसलिए हम नहीं करते, ऐसा वगैरह ये सब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, धारा 8 में है, ठीक। इसके बाद धारा 8B में क्या, वो धारा 8A का है, धारा 8B का है, दहेज प्रसिद्ध अधिकारी DOP, यानी कि कहाँ कहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, मतलब कि इसका न्यायालय में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा, फिर इसके बाद मतलब कि जहाँ पे दहेज प्रसिद्ध के अधिकारी यानी DPO को कौन नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। क्षेत्राधिकार राज्य सरकार चाहे जितना चाहे जहाँ नियुक्त कर सकती है, मतलब किसी को चाहे जितना चाहे जहाँ भी नियुक्त कर सकती है, ठीक है। तो राज्य सरकार नियुक्त करती है, तो इसको क्या कहते हैं, DPO, यानी कि दहेज डॉवरी वाला प्रोविज़न, और ये एक्ट यानी कि दहेज प्रसिद्ध अधिकारी, ठीक है। इसके बाद DOP की शक्तियाँ क्या होती हैं, तो पहला अधिनियम के नियमों का पालन करना या कराना, फिर दहेज लेने या देने वाले के दुष्प्रेषण को रोकना, दहेज की मांग को रोकना, अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। देखिए, राज्य सरकार DPO को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान कर सकती है, पुलिस ऑफिसर को, जो कि दहेज सिस्टम के क्या है अधिकारी, उसको पुलिस ऑफिसर की भी शक्तियाँ मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद सलाहकार बोर्ड, यानी कि सलाहकार बोर्ड का मतलब क्या है, राज्य सरकार DOP को सलाह देने के लिए बोर्ड गठन करेगी राज्य सरकार, जो यानी कि दहेज प्रसिद्ध के अधिकारी हैं उसके लिए, उसको सलाह देने के लिए एक बोर्ड गठन की जाएगी। अधिकतम 5 वर्ष तक इसके सदस्य होंगे, और कम से कम 2 महिलाएं इसमें अनिवार्य होंगी, ठीक। 5 सदस्य इसमें होंगे और 2 महिलाएं, जिसमें 3 पुरुष 2 महिलाएं अनिवार्य हैं, ठीक। अब नियम बनाने की शक्ति जो हमारे आर्टिकल 10 और 9 में है, तो 10 में 9 में क्या है, इस अधिनियम के संबंध में नियम बनाने की संपूर्ण शक्ति किसको होती है, केंद्र सरकार को। और 10वां में क्या है कि विशिष्ट मामलों के लिए जैसे DOP की नियुक्ति और सलाहकार बोर्ड का गठन, ये धारा 10 में है, जो राज्य सरकार करती है, ठीक। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार द्वारा क्या होती है कि इस संपूर्ण अधिनियम में इस संबंध किस पे है, केंद्र सरकार द्वारा, और बस कुछ विशिष्ट मामलों में जैसे DPO की नियुक्ति और सलाहकार बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा क्या है, देखिए धारा 4 में क्या है, दहेज मांगना क्या है, अपराध है, उसके लिए 6 से 2 साल के लिए 6 माह से लेकर के 2 साल तक प्लस 10,000 का जुर्माना दिया जाएगा। फिर धारा 4 में क्या है, विज्ञापन, जिसके लिए 6 माह से 5 साल तक का दंड दिया जा सकता है और 15,000 जुर्माना। धारा 6 का है, संपत्ति वाजपेयी विफलता के लिए संपत्ति के बराबर क्या देना है, उसको मूल्य देना है, जितना दहेज उसको दिया गया था उतना दहेज वो वापस करेगा उसके मम्मी पापा को। 5 में क्या है, वैलिड एग्रीमेंट। इसके बाद 8 में क्या है, नॉन वेलेबल। इसके बाद 8-10 B में क्या है, DOP की नियुक्ति, ठीक। तो ये था हमारा पूरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 जो लागू किया गया था 1 जुलाई 1961 को, ठीक। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर। और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल GNS 510 को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।